कोर्ट से हाई कोर्ट तक इस सुनवाई को लेकर बड़े घमासान की स्थिति रहेगी। दरअसल स्पीकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। इसी बीच राज्यपाल और सरकार के बीच भी घमासान और तेज हो गया है। राज्यपाल ने एक बार फिर से विधानसभा सत्र बुलाने की फाइल संसदीय कार्य विभाग को लौटा दी है। सरकार 31 जुलाई को सत्र बुलाना चाहती है। उधर जयपुर में एनएसयूआई के नेता बागी विधायकों के परिवार से मिलकर बागियों को मनाने की कोशिश में जुट गए हैं। आज कांग्रेस देश भर में राजभवन के बाहर प्रदर्शन भी करेगी। हाई कोर्ट में बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के खिलाफ बीजेपी नेता की याचिका पर सुनवाई भी होगी। इस वक्त और जानकारी के साथ शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, देखिए, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक स्थिति आज बड़ी रहने वाली है। आप इस वक्त हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, क्या परिस्थितियां वहां पर आप देख रहे हैं? देखिए, मैं अब अभी राजभवन आ गया हूं और राजभवन में आपको दिखाता हूं कि किस तरह से जो पूरा गेट है उसको पुलिस ने बंद कर रखा है और ये पुलिस का एक फोर्स पूरी तरह से यहां पर लगाया गया है ताकि किसी तरह का कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट नहीं हो। देखिए, मसला ये है कि राज्यपाल ने दूसरी बार विधानसभा सत्र बुलाने की फाइल सरकार को लौटा दी है। अब बहुमत है या नहीं, इसका फैसला विधानसभा में होना है। इसका फैसला न तो कोर्ट में होना है और न कहीं और सड़क पर होनी है। लेकिन विधानसभा जो कांग्रेस चाह रही थी कि कोरोना के बहाने हम विधानसभा सत्र बुलाएं, दूसरी बार राज्यपाल ने यह कहते हुए फाइल लौटा दी है कि हमने जो 6 प्रश्न उठाए थे उन प्रश्नों का अभी तक उत्तर नहीं मिल पाया है। उसमें सबसे बड़ी बात थी कि जब कोरोना को लेकर सदन बंद किया गया था तो ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि दोबारा आप सदन बुलाना चाहते हैं, कोरोना पर ऐसी क्या चर्चा करना चाहते हैं। और दूसरा कि जब हमने कहा था कि विधायकों की सिक्योरिटी जो बाहर है कहीं भी है उनको स्वतंत्रता का आप गारंटी दीजिए, उसके बारे में कुछ भी इसमें नहीं है। तो जो पुरानी क्वेरीज थे उसी क्वेरीज को लगाकर दोबारा से गवर्नर ने फाइल लौटा दी है। अशोक गहलोत के लिए बड़ी समस्या है कि कोर्ट से कोई लंबा समय लग सकता है। वहां पर जो विधायक हैं वो व्याकुल हो रहे हैं। वो चाहते थे कि विधानसभा का सत्र बुलाएं और किसी बिल के बहाने वोटिंग करा दें और जो सचिन पायलट गुट के विधायक हैं वो अयोग्य हो जाएं। अयोग्य होते ही स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। स्ट्रेंथ विधानसभा की कम होते ही बिल्कुल ये परिस्थितियां विकट बनी हुई है शरद, और अब देखना होगा कि आखिर कब इसका समाधान हो पाता है। लेकिन राजस्थान में ही पिछले साल बीएसपी के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे और अब बीएसपी ने इन सभी के लिए व्हिप जारी कर विश्वास मत के दौरान कांग्रेस के खिलाफ वोट देने को कहा है। राजस्थान में जो स्थिति है उसमें हम लोगों ने हमने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अपनी नेशनल प्रेसिडेंट की अथॉरिटी जो उन्होंने हमको दी उसके तहत में हमने 6 जो एमएलएज हैं उनको इंडिविजुअली और एक साथ भी दोनों तरीके से और जिसकी कि हमने एक कॉपी माननीय राज्यपाल महोदय को भी दी है, माननीय स्पीकर महोदय को भी भेज दी है और उसमें हमने ये बातें लिखी हैं। हमने उनसे ये कहा है कि आप बाध्य हैं हमारे व्हिप से, आपका मर्जर नहीं हो सकता, न हुआ है। अगर कागज़ों में करा गया है तो वॉइड है, वो किसी कानून की निगाह में कोई एक्शन नहीं माना जा सकता, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए आपको हमारी व्हिप से बाध्य होना पड़ेगा और हमने उसमें एक व्हिप भी जारी कर दी है। बात अब उत्तर प्रदेश की। यूपी में बार बार अपराधी कानून व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। कासगंज से जो ताजा घटना आई है, ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर एक ही परिवार के 3 लोगों का कत्ल कर दिया गया। 2 और लोगों को भी बुरी तरह से हमलावरों ने घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक कुछ साल पहले हॉरर किलिंग हुई थी और उसी के बाद से 2 पक्षों में रंजिश चल रही थी। रविवार को एक पक्ष ने दूसरे पर धावा बोल दिया, ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया है। खुद अलीगढ़ के डीआईजी ने मौके पर जाकर पड़ताल की। तो उधर समाजवादी पार्टी ने इस घटना को लेकर एक बार फिर योगी सरकार को निशाने पर लिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि लगता है प्रदेश की बागडोर सरकार के हाथ से निकलकर अपराधियों के हाथ में चली गई है। दोनों पक्षों के बीच में पुरानी रंजिश की बात आ रही है। पिछले साल एक मुकदमा दर्ज हुआ था, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये घटना प्रतीत होना लग रहा है। अभी इसकी विवेचना चल रही है और डिटेल्स मिलने पर आपको अवगत करा देंगे। 3 लोगों की डेथ हुई है और 2 लोग इंजर्ड हैं। आगे की और विवेचना पढ़ने के बाद आपको सर कोई गिरफ्तारी भी हुई अपराधियों की क्या? कुछ लोगों को राउंड अप किया गया है। अभी एफआईआर हो रही है इसमें।
बात अब कोरोना की। देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, मगर इस संक्रमण के बीच देश खुद को ढाल रहा है और इसीलिए कोरोना काल में भी अब अनलॉक 3 की तैयारी चल रही है। माना यह जा रहा है कि अनलॉक 3 में शर्तों के साथ सिनेमा हॉल और जिम खोले जा सकते हैं। कोरोना ने देश में मचा दी है दहशत। कोरोना का खौफ पसरता जा रहा है। अब तो रोज 48,000 से ज्यादा केस सामने आने लगे हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे कोरोना से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। देश के 5 राज्यों में कोरोना की मार सबसे ज्यादा है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 13,85,000 के पार चला गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोरोना की लड़ाई देश पूरे एहतियात के साथ लड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों से पूरे देश ने एकजुट होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है, उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है। आज हमारे देश में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है। कोरोना ने यूं तो देश में डर का माहौल बना दिया है, लेकिन इस कोरोना काल में भी धीरे धीरे स्थितियों को सुधारने की कवायद शुरू हो गई है। अब चर्चा चल निकली है कि कोरोना की मार के बीच अनलॉक 3 होने वाला है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस विषय में गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कई बातें कही गई हैं। 1 अगस्त से अनलॉक 3 शुरू हो रहा है। 1 अगस्त से सिनेमा हॉल खुल सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिनेमा हॉल खोले जाएंगे। सिनेमा हॉल मालिक 50% दर्शकों के साथ हॉल खोलना चाहते हैं, जबकि सूचना प्रसारण मंत्रालय चाहता है कि 25% दर्शकों के साथ ही सिनेमा हॉल खोले जाएं। सिनेमा हॉल में 2 गज की दूरी और जरूरी एहतियात बरते जाएं। अनलॉक 3 में जिम भी खोले जा सकते हैं। जिम मालिक बहुत दिन से जिम खोलने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो अभी स्कूल और मेट्रो को खोलने पर विचार नहीं किया गया है। वहीं राज्यों के लिए भी अनलॉक 3 में कुछ और ढील दी जा सकती है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मार्च महीने में पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था, जो जून महीने तक चला। 30 जून को अनलॉक 3 के तहत कोरोना संक्रमण के कारण लगाए गए लॉकडाउन में ढील दी गई थी, जिसमें आर्थिक प्रतिबंधों को खोला गया। उसके बाद 1 जुलाई से अनलॉक 2 शुरू हुआ, जो 31 जुलाई को खत्म होने जा रहा है। अब अनलॉक 3 में उम्मीद की जा रही है कि राहत की एक तीसरी किश्त मिलेगी। लेकिन इस राहत की किश्त में इस बात का जरूर ख्याल रखें कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए 2 गज की दूरी और जरूरी नियमों का पालन करते रहें। आज तक ब्यूरो। पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन के इंतजार में है। कई देशों में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल भी चल रहा है। वैक्सीन बनाने में सबसे आगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, मगर इस बीच वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक आशंका भी जता दी है। कोरोना की मार से तड़प रही दुनिया बेकरार है कि कब ये अच्छी खबर आए कि कोरोना संक्रमण को खत्म करने वाली वैक्सीन बन गई है। वैक्सीन बनाने में सबसे तेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चल रही थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जिस वैक्सीन पर क्लिनिकल ट्रायल कर रहा है, उसके अब तक के नतीजे सुरक्षित आए हैं। वैक्सीन वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के संकेत भी दे रही है। मगर इस संकेत के साथ ही वैज्ञानिकों ने एक आशंका भी जता दी है। अटलांटा में एमोरी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के एग्जीक्यूटिव एसोसिएटिव डीन डॉक्टर कार्लोस डेल रियो ने कहा है कि अगर हम कोई विमान बना रहे हैं तो समझ लीजिए अभी हम उसके प्रोडक्शन लेवल पर हैं। अभी सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि ये विमान आपको सुरक्षित जमीन पर उतार सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मुझे यहां से पेरिस लेकर जा सकता है। डेल रियो आगे कहते हैं कि यह सामान्य नहीं है कि किसी वैक्सीन के शुरुआती चरण में अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हों, लेकिन बाद में वो फेल हो गए। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन उस वायरस की जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार हुई है जिससे चिंपांजी में सामान्य जुकाम के लक्षण पैदा होते हैं। इस वायरस में इतना बदलाव हुआ है ताकि ये कोरोना वायरस की तरह दिख सके।
इसका मतलब ये है कि वैक्सीन कोरोना वायरस की तरह दिखती है, जिससे इंसान का प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम इससे लड़ना सीख सकता है। We can see that the vaccine does induce a robust immune response in the volunteers. The vaccine really does perform in exactly the same way as we've seen with other vaccines of this type. इस वैक्सीन को बहुत तेजी से विकसित किया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन के ग्लोबल दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर वैक्सीन को विकसित कर रही है। अगर वैक्सीन इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल के सारे चरण पार कर लेती है तो इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए जरूरी इंतजाम किए जा चुके हैं। डूबते असम और बिहार में मुसीबतों का अंबार है। सीधे ग्राउंड से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको मुंबई से खबर दे दें। दरअसल मुंबई में कई इलाकों में आज फिर बारिश शुरू हो गई। हिंद माता समेत मुंबई के कई इलाकों में बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति है। कई जगह पर बारिश के बाद ट्रैफिक बाधित हुआ है। आप देख सकते हैं सड़कों पर कई फीट पानी दिखाई दे रहा है। लोगों को आने जाने में परेशानी भी हो रही है। जो निचले इलाके हैं वहां पर जल जमाव इस वक्त ज्यादा दिखाई दे रहा है। साइन क्या हाल है, आइए आपको सीधे हम बताते हैं। मुस्तफा शेख हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मुस्तफा, क्या अभी स्थिति है वहां पर? जी मीनाक्षी, आप देखें अगर तो ये साइन का इलाका है, ये भी एक लो लाइन इलाका है। हमारे पीछे का जो हिस्सा है यहाँ पर दो फ्लाईओवर जो है वो मिलते हैं, इसलिए अक्सर यहाँ पर बारिश से पानी भरता है। लेकिन सुबह के बाद अभी जो है रोड इस वक्त यहाँ पर खुले हुए हैं क्योंकि पानी थोड़ा उतरा है। मौसम विभाग की अगर आप माने तो सांताक्रूज यानी कि मुंबई के सबर्बन इलाके में भारी बारिश हुई थी। सोमवार की सुबह में 100 मिलीमीटर तक की बारिश देखी गई है। वहीं पर कोलाबा और टाउन सिटी एरिया जो मुंबई का है वहां पर 60 mm तक की बारिश देखी गई थी। लेकिन मुंबई नगरों के लिए ये राहत की बात रही कि 8 बजे के बाद से बारिश के रुकने से जो रोड थे वो खुल सके और जो पानी का जमाव था वो कम हो सका। इसलिए आप देखेंगे कि अभी जो लोग काम के लिए जा रहे हैं इस वक्त मुंबई की तरफ, ये जो ट्रैफिक है ये नॉर्मल तरीके से चालू है और ये इसीलिए हो पाया है कि बारिश फिलहाल जो है वो थमी हुई है। मीनाक्षी, बिल्कुल। और देखिए तस्वीरें हमको दिखा रहे थे मुस्तफा, लेकिन हिंद माता की ये तस्वीर आप देखिए जहां पर जल जमाव तो हुआ लेकिन उसके बाद परिस्थितियों को सुधारने के लिए देखिए काम भी यहाँ पर जारी है। लेकिन अब बात करते हैं बिहार समेत देश के उन राज्यों की जहां पर बाढ़ का संकट बेहिसाब है। नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से जमीन पर तबाही की तस्वीर है। जनजीवन पर संकट गहरा गया है। बिहार, असम समेत कई राज्यों में हालात जबरदस्त खराब हैं। भाई मास्क कम भाई और ड्रामा कसम भाई जहर भाई। बिहार पर जो संकट आया है ये डरावनी तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। हर साल बाढ़ की आफत झेलता है बिहार। हर साल ऐसा ही हाहाकार होता है, ऐसी ही आफत टूटती है, कई लोगों की जान जाती है। बेजुबानों की तो गिनती ही छोड़िए, लाखों करोड़ों की संपत्ति भी बर्बाद हो जाती है। इस बार भी संकट हाहाकारी है। हर बार की तरह इस साल उत्तर बिहार के सामने ऐसी ही भीषण चुनौतियां खड़ी हुई है जहां लोग असहाय हैं। भाई मास्क कम भाई और ड्रामा कसम भाई जहर भाई। मोतिहारी में इस पिकअप वैन के ड्राइवर के जिद ने उसे उफनते खतरे में धकेल दिया। वो जिद पर अड़ा था। प्याज लदी गाड़ी लेकर ड्राइवर लहरों को पार करना चाहता था। लोगों ने मना किया लेकिन वो नहीं माना। फिर क्या था, चंद सेकंड के बाद ही वो गाड़ी समेत लहरों का शिकार हो गया। लेकिन गनीमत रही कि उसने सूझबूझ दिखाई और गाड़ी से कूदकर जान बचाकर
उफनती नदी के किनारे आ गया। मोतिहारी इन दिनों बाढ़ के भीषण संकट से जूझ रहा है। सैकड़ों गांव में सिर्फ सैलाब ही सैलाब है। दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ पे हवाई सर्वेक्षण जो किया गया था उसमें पानी का बहाव किस तरफ बढ़ रहा है इसका आकलन एक हो गया। फसल क्षति का भी आकलन हो रहा है। एनडीआरएफ का ऑपरेशंस कहाँ का किस एरिया में जरूरत है उसका भी जानकारी एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल गया है। दरभंगा में भी बाढ़ सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा है। शहर हो या गांव, सड़क हो या घर, सब कुछ जलमग्न है। काकर घाटी इलाका तो समंदर में तब्दील हो चुका है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं ऐसा लगेगा कि आपको पूरा का पूरा इलाका जो है वो समंदर बन चुका है। और ये देखिए, ये इलाके का एक स्कूल है, ये सरकारी स्कूल है और आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से आधी बिल्डिंग जो है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है और सिर्फ ऊपर का जो एक तल्ला है वो बस बचा हुआ है। और चारों तरफ आप देख लीजिए केवल ही के पानी आपको नजर आएगा। इसी दरभंगा की एक और तस्वीर भी देख लीजिए। इस रिहायशी इलाके में करीब 7 फीट तक पानी भरा है। 250 से ज्यादा घर इस संकट का सामना कर रहे हैं। जहां जाइए वहीं इस संकट से सामना हो रहा है। ये नेशनल हाईवे 105 का हाल है। गोपालगंज में सारण तटबंध टूटा तो जिले के बड़े हिस्से में गंडक तबाही बनकर टूटी। हाहाकार ऐसा मचा कि लोग जिंदगी भर की कमाई मझधार में छोड़कर सुरक्षित ठिकानों के लिए निकल पड़े। यहाँ भी घरों में 7 से 8 फीट तक पानी भरा है। बरौली के देवापुर में बाढ़ से बेबस लोगों तक आज तक की टीम ने भी मदद पहुंचाई। कई बुजुर्ग महिला और बच्चों को कमर भर पानी से बाहर निकाला। माझा के फुलवरिया इलाके में भी बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। वहां हालात चिंताजनक दिखे। बीमारों को मदद की दरकार थी, लेकिन उसके अभाव में लोग कमर भर से ज्यादा पानी के बीच से होकर खुद ही मरीज को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करते दिखे। इसको सामने वाला मकान से लेकर आ रहे हैं, इसका तबीयत खराब है। सरकार का यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हम लोग केरा का थम काट कर इसका नाव बनाकर यहाँ तक लेके आए हैं। यहाँ से हम इसको किसी माध्यम से अस्पताल लेकर जाएंगे। अब समस्तीपुर जिले की तस्वीर देखिए। कल्याणपुर इलाके में बागमती का ऐसा कहर टूटा है कि कई गांव सैलाब से घिर गए हैं। घरों में पानी भरा तो लोग जान बचाने के लिए स्कूल की छत पर जा बैठे। यहाँ हालात बेहद गंभीर हैं। लोगों की आवाजाही का इकलौता साधन बनी है नाव। मुजफ्फरपुर में भी गंडक का कहर टूटा है। नदी ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ का पानी सैकड़ों गांव में घर कर चुका है। ऐसे में लोगों को पनाह मिला है NH 57 पर। अब देखिए किस तरीके से नेशनल हाईवे 57 जो है अब बाढ़ पीड़ितों का जो है वो आशियां बन गया है। किस तरीके से जैसे जैसे लोगों के घरों में पानी घुसता गया है, गांव में पानी घुसता गया है, उसके बाद मजबूरी में अब लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH 57 पर जो है वो अपना ठिकाना बनाना पड़ा है। यहीं पर बाढ़ राहत शिविर चल रहा है। उत्तर बिहार में आई बाढ़ की वजह से 10 लाख से भी ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। समस्तीपुर से जहांगीर आलम, मोतिहारी से सचिन पांडे, गोपालगंज से सुनील तिवारी और दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ रोहित सिंह, मुजफ्फरपुर आज तक। और अब बात असम की, जहां 26 जिलों में बाढ़ विकराल स्वरूप में दिखाई दे रही है। सभी जगह पर तबाही का मंजर है। इन सबके बीच आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा मोरीगांव जिले के एक बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे। वहां की हालत देखकर किसी की भी आंखों में आंसू आ जाए। बाढ़ ने असम की हालत पस्त कर दी है।
हजारों गांव मानो समंदर में घिर चुके हैं। लोगों को ना तो कोई आसरा नजर आ रहा है, न जिंदगी बचाने की कोई तरकीब काम आ रही है। इन सब के बीच कुछ इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें जिंदगी बचाने में जुटी हैं। बाढ़ में फंसे लोगों की नजरें बस इंतजार करती हैं मदद के लिए आगे आए हाथ की। इन्हीं संकट के बीच आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा मोरी गांव के बरखाल गांव में पहुंचे। ये पूरा गांव डूब चुका है। ये मोरी गांव जिले का बरखाल गांव है। क्या इंसान, क्या दुकान, क्या मकान, सब कुछ जलमग्न है। बाढ़ का पानी ऊपरी असम से जब कम हुआ है, लेकिन निचले असम के कई इलाके हैं जहां अभी भी तस्वीर इतनी ही भयावह है। ऐसे में महिलाओं को, बच्चों को अपनी जान को जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरे इलाके में जाना पड़ता है। जाहिर है बाढ़ की इस तस्वीर में बुनियादी सुविधाओं से लोग वंचित हो जाते हैं। जो जहां है वो वहीं थम कर रह जाता है। बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, हर कोई जो जहां है बिल्कुल वहीं थम गया है। किसी के पास अगर नाव है तो वो किनारे तक पहुंच तो सकता है, लेकिन जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं वो आखिर क्या करेंगे। मोरी गांव के बरखाल में सैकड़ों ग्रामीणों की लाचारी शासन के मुंह पर तमाचा है। जब आज तक की टीम ने उन लोगों से बात की तो उनकी पीड़ा जुबां पर आ गई। पानी इससे ज्यादा भी हो रहा है, कभी कभी छोड़ रहा है तो हम लोग तो घर से सामान लेकर कभी घर में घुसता है, पानी फिर छोड़ देता है। और ऐसे करते करते तो इधर एक नाव भी नहीं है। हम लोग कितना परेशान है। इधर गोरू भी है, छोटा छोटा बच्चा लोग भी है। अभी हम लोग कैसे चले गए? अभी नाव से देने से हम लोग को फायदा होता। हम लोग तो सरकार से इतना कुछ नाव नहीं है, नाव नहीं है। इस इलाके में जिधर नजर दौड़ाइए पानी ही पानी नजर आता है। जितने भी घर हैं सब में 5 से 7 फीट तक पानी भरा है। ये सनाका राजभर का घर है। पानी जो है लगातार अभी भी बह रहा है। यहाँ पर पानी का जो स्तर था वो दीवार पर निशान है, वो कुछ यहाँ तक था। कम हुआ है तो लगभग 1.5 फीट से 2 फीट पानी नीचे उतरा है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ जान का खतरा किस हद तक है वो मैं बताता हूँ। लेकिन लोग किस हाल में हैं ये तस्वीरें शायद आपको विचलित करेंगी। यहाँ पर कई सारी महिलाएं हैं अंदर। मैं अपने कैमरामैन संजय कुमार को कहूँगा कि आगे चल के ये दिखाने की कोशिश करें कि जो लोग हैं वो जहाँ तहाँ, अगर इसे ही कहा जाता है कि फंसना, तो बिल्कुल शायद वो सही शब्द है, क्योंकि यहाँ से आगे नहीं जा सकते। महिलाओं से लेकर के बुजुर्ग हर कोई बस जो जहां है जिंदगी वहीं थम सी गई है। पानी इतना है कि कुछ घरों में महिलाएं और बच्चे कैद की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। कितना दिन से आप लोग घर में हैं? नहीं, कितना दिन से घर में हैं? 1 माह। खाने पीने के लिए है? खाना 2 बार राशन दिसे याते है। राशन मिला है। बच्चे घर में सेफ हैं? पानी है घर में? पानी आया है घर में? पानी हिस्से घर तेते आम्ही जाऊ कनका आम्ही हरी नाव साव नाय। नाव है आपके पास? नाव असम के दूसरे हिस्सों की तरह ब्रह्मपुत्र का कहर मोरी गांव में भी टूटा है। इस वजह से लोगों की जो कुछ कमाई थी, घर के सामान थे, सब पानी में समा गए। 3 बार पानी आ गया यहाँ में। इस बार 3 बार? 3 बार हमारा घर में। पीने का पानी मिलता है आपको? ना। कहाँ से लाती हैं? कुआं में से, बस्ती में से पानी भांग के ले जाते। वहाँ से लाते हैं। और खाने के लिए? खाने के लिए ऐसा खाता है, साउर और किन के खाता है। हम लोग घर में खाना साना नहीं है, किन के खाए। यहाँ कितने दिन से आप लोग ऐसे ही हैं? यहाँ बहुत दिन। सोते कहाँ हैं रात को? सोने में है भट्टा। सोने के लिए भट्टे पे जाते हैं ईंट के? भट्टा। आपदा की घड़ी में आज तक ने मदद के हाथ पीड़ितों तक पहुंचाए, लोगों को जरूरत के सामान बांटे, बच्चों को खाने के पैकेट दिए, तो महिलाओं को कोरोना के खतरे से बचने के लिए सैनिटाइजर और मास्क, साथ ही सैनिटरी नैपकिन भी दिए गए। लेकिन ये राहत तो सिर्फ चंद परिवारों तक पहुंची है। जरूरत है इस मुश्किल से उबारने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की। असम के लोगों ने आखिरी बार ऐसी बाढ़ 1988 में देखी थी। इस बार बाढ़ का पानी 3 बार अपनी सीमाएं तोड़कर घरों में घुस चुका है। मोरी गांव के जैसे न जाने ऐसे कितने गांव हैं पूरे असम में जो इस समय आपदा झेल रहे हैं। बाढ़ का पानी कम तो हो रहा है, लेकिन अभी भी इसे पूरी तरह से खाली होने में महीने भर का समय भी लग सकता है। ऐसे में सरकारी मदद नाकाफी है, लोगों की जिंदगी मुश्किल में है। हर कोई इंतजार कर रहा है कि जल्दी से आपदा खत्म हो तो आखिर उनकी जिंदगी सामान्य हो।
मोरीगांव असम से संजय कुमार के साथ ये रिपोर्ट लेकर मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।